हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग बात करेंगे बीएससी फाइनल में यूनिट नंबर 2 में जो मैग्नेटिज्म टॉपिक चल रहा था उसके नेक्स्ट क्लास में आज हम लोग बात करने वाले हैं लौह चुंबकत्व पर। तीसरा प्रकार का चुंबकत्व हम लोग पढ़ रहे हैं, लौह चुंबकत्व, या इंग्लिश में इसी को बोलते हैं फेरोमैग्नेटिक। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या है, उनके डेफिनेशन की ओर अगर चलें तो मैं अगर सरल शब्दों में बोलूँ तो ये बोल सकता हूँ कि अणुचुंबकत्व का बड़ा रूप। क्या बोल सकता हूँ? अणुचुंबकत्व का एक बड़ा रूप है। जैसे अणुचुंबकत्व पदार्थ क्या होता था? वे पदार्थ जो वे सब्सटेंस जो और मैग्नेट या चुंबक के द्वारा धीरे से अट्रैक्ट होते थे, एक मॉडरेट रूप से, मध्यम रूप से लिखे थे। लेकिन ये ऐसा होगा कि ये उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक होगा। ये चुंबकीय पदार्थ मैग्नेटिक फील्ड में तेज़ी से अट्रैक्ट होते हैं। कहने का मतलब अणुचुंबकीय का एक बड़ा रूप है ना। तो यहाँ देखो, यहाँ ये होगा कि आप अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देख के नहीं बता पाओगे कि कौन अणुचुंबकीय कौन लौह चुंबकीय। इसमें काई का वैल्यू देखना बहुत जरूरी हो जाएगा। काई का वैल्यू वेरी पॉजिटिव और बहुत बहुत बड़ा होगा। अच्छा, डेफिनेशन बनाते हैं। तो ऐसे लिखते हैं, वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र द्वारा, वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र द्वारा तेजी से आकर्षित होते हैं, द्वारा प्रबल रूप से लिख देता हूं, प्रबल रूप से आकर्षित होते हैं, क्या कहलाते हैं? लौह चुंबकीय पदार्थ। अगर अंग्रेजी वाले हैं तो इंग्लिश के लिए लिख देते हैं कि substance which get attracted strongly by the magnetic field, जो मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा बहुत तेजी से अट्रैक्ट होता हो, बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्ट होता हो, वो अणुचुंबकीय पदार्थ कहलाता है, लौह चुंबकीय पदार्थ कहलाता है। अब अगर इलेक्ट्रॉन के हिसाब से बोलूँ तो यहाँ भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना। ये कोई एकदम से अलग करने वाला गुण नहीं है। प्रतिचुंबकीय बस से अलग कर पाएगा, लेकिन अणुचुंबकीय से अलग करना मुश्किल होगा। यहाँ बोल सकता हूँ, यहाँ क्या अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये तो सत्य है कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अधिक संख्या में होते हैं, बस इतना ही बोल पाऊंगा, अधिक संख्या में होते हैं। बस इतना ही जवाब मिल पाएगा कि हियर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज मोर इन नंबर, है ना। हियर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आर मोर, या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट, इतना बोल सकता हूँ। अधिक और कम बोलना भी यहाँ पर गलत होगा कि अधिक ना बोल के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, बस इतना बोल दें काफ़ी है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये तो ऐसा हो गया कि अणुचुंबकीय के समान हो गया, है ना। हियर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आर, बस। तो ये इसलिए बोल रहा हूँ कि बिना काई के वैल्यू के हम इसको पता नहीं लगा पाते या बांट नहीं पाएंगे कि कौन अणुचुंबकीय है और कौन लौह चुंबकीय है, विच वन इज पैरामैग्नेटिक एंड विच वन इज फेरोमैग्नेटिक। ये बोल पाना मुश्किल काम होगा थोड़ा, ठीक है। अच्छा, एग्जाम्पल कुछ एग्जाम्पल देते रहते हैं। आयरन है, कोबाल्ट है, निकिल है ना, Fe3O4 है, ये सब इस कैटेगरी के एग्जाम्पल हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको मैग्नेटाइट बोलते हैं। तो ये सब पदार्थ हैं जो हमको बताते हैं कि ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो इसको हम लोग अणुचुंबकीय भी बोल देते थे, तो अणुचुंबकीय बोल दे रहे हैं और इसमें ज़्यादा अंतर नहीं दिख रहा है, इसलिए मैं बोला कि ये एक प्रकार का अणुचुंबकीय है। सबसे शुरू में बोल दिया अणुचुंबकत्व का बड़ा रूप है, ठीक है। और इसको वो एक्सपेरिमेंट वगैरह जो पहचानते थे ना, वो सब पहचान करना मुश्किल होगा। वो सब प्रतिचुंबकीय से तो अलग कर देगा, लेकिन अणुचुंबकीय से अलग करना मुश्किल है। तो अब हम लोग बात करते हैं कि इसमें चुंबकत्व की उत्पत्ति और एक्सप्लेनेशन क्या है। तो पहले आप इंट्रोडक्शन में इतना लिखेंगे, फिर मैं इसमें चुंबकत्व की उत्पत्ति के बारे में बात करता हूँ। देखिए
लौह चुंबकत्व या फेरोमैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक पदार्थ का जो चुंबकत्व है वो कैसे बनता होगा, कैसे इकट्ठा होता होगा, उनके बारे में थोड़ा डिस्कशन करें, पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करेंगे अपन, है ना। देखें क्या माना जाता है, लौह चुंबकीय पदार्थ, जितने भी चुंबकीय पदार्थ हैं उनमें से सबसे ज़्यादा चुंबकत्व रखता है ना। तो मैं पॉइंट टू पॉइंट लिखता हूँ कि फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस, ऐसे लिख देता हूँ साथ साथ, फेरोमैग्नेटिक जो सबस्टेंस है हैज़ हाईएस्ट मैग्नेटाइजेशन, हाईएस्ट मैग्नेटाइजेशन, एक शब्द में या एक सेंटेंस में बोल दूं। उसके बाद दूसरा हिंदी में लिख सकता हूं कि ये जो पदार्थ है लौह चुंबकीय पदार्थ, लौह चुंबकीय पदार्थ सबसे अधिक चुंबकित होते हैं, सबसे अधिक चुंबकित होते हैं, सबसे अधिक चुंबकित होते हैं। ठीक है, ये पहला प्रॉपर्टी हो गया। और यह एक, ऐसा लिख सकता हूँ, यह एक बड़े चुंबक की, बड़े अनुचुंबक की तरह काम करता है, बड़े अनुचुंबक ये भी की तरह व्यवहार करता है, व्यवहार करता है ना। मैं इसको पहले भी बात कर सकता हूँ। इट इज लाइक द लार्ज फॉर्म ऑफ पैरामैग्नेटिज्म, लार्ज फॉर्म ऑफ पैरामैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म ये पैरामैग्नेटिज्म का एक बड़ा रूप है, पैरामैग्नेटिज्म का एक बड़ा रूप है। कौन? ये। फिर अब इसी को हमको समझाना है ना, इसी को हमको समझाना है। एक यहाँ तक एक चीज़ याद रखना कि ठीक है पैरामैग्नेटिज्म का बहुत बड़ा रूप है, क्यों बड़ा रूप है, इसके कारण को ही उत्पत्ति के रूप में समझना है। यहाँ पर भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के डायपोल मोमेंट के कारण होता है, पर यहाँ हम ऐसा देखो, लौह चुंबकीय पदार्थ जो होता है ना, लौह चुंबकीय पदार्थ जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस को, एक जो लौह चुंबकीय पदार्थ है वो असंख्य संख्याओं में छोटे छोटे हिस्सों से मिलकर बना हुआ माना जाता है, और उस छोटे हिस्से को, प्रत्येक हिस्से को एक डोमेन कहा जाता है। क्या बोला कि एक लौह चुंबकीय पदार्थ जो होता है उसको बहुत सारे असंख्य छोटे छोटे हिस्सों से मिलकर बना होता है, और प्रत्येक हिस्से को एक डोमेन कहा जाता है। और प्रत्येक डोमेन, एक डोमेन के अंदर में 10 का पावर 21, 22 के लगभग परमाणु होते हैं, एटम्स होते हैं। तो लगभग, मैं क्या बोलूँ, वापस बोलूँ, उल्टा दिशा में बोलूँ, तो उल्टा दिशा में बोलूँ तो ये कि लगभग 10 के पावर 21, 22 ऐसे संख्या में परमाणुओं के झुंड को एक डोमेन कहा जाता है, और ऐसे कई डोमेन के ग्रुप को एक फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस कहा जाता है। तो एक्चुअल में अल्टीमेट जो है वो एटम से ही शुरू होता है। तो एटम में क्या होता है, ऐसे क्या बोले, लौह चुंबकीय पदार्थों को कई छोटे चुंबक जिसको हम लोग डोमेन बोलते हैं, डोमेन से मिलकर बना हुआ माना जाता है। इंग्लिश हिंदी दोनों में डोमेन बोलना, से मिलकर माना जाता है, मिलकर बना माना जाता है। पहला ये पॉइंट याद रखना। क्या बोला भाई कि एक लौह चुंबकीय पदार्थ को कई सारे छोटे चुंबक की तरह जो पदार्थ होता है या भाग होता है उसको डोमेन कहते हैं, उससे मिलकर बना हुआ माना जाता है, कई छोटे चुंबक, है ना। तो यहाँ एक डोमेन के अंदर में कुछ बुक बोलता है 10 का पावर 21, 10 का पावर 17 से 10 का पावर 17 से 10 का पावर 21 के एटम्स संख्या में होते हैं। इतना संख्या में एटम एक डोमेन में होते हैं, और हर डोमेन अपने आप में एक छोटे मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। तो डोमेन का जो ओरिएंटेशन है इसके मैग्नेटिक मोमेंट का, वो अगर पैरेलल हो जाए तो फिर ऐसे असंख्य, यहाँ पर कई इलेक्ट्रॉन होंगे, तो कई इलेक्ट्रॉन, कई डोमेन ऐसे धीरे 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 देखो गैदर होते जा रहा है। और दैट्स वाई फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस बिकम हाईली मैग्नेटिक, और बहुत ज़्यादा मैग्नेटिज्म शो करता है। तो हम क्या इससे क्या समझे, इस लाइन से ये समझे कि यहाँ पर मैग्नेटिज्म जो है वो
बहुत सारे वेक्टर क्वांटिटी, मैग्नीशियम वेक्टर है तो मैग्नीशियम बहुत सारे वेक्टर क्वांटिटी के एडिशन के कारण वेरी हाई हो जाता है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, देखें ये हो गया। और जब चुंबकीय क्षेत्र अप्लाई किया जाता है, जब चुंबकीय क्षेत्र मतलब आरोपित वाला बोल रहा हूँ, आरोपित किया चुंबकीय क्षेत्र आरोपित किया जाता है, तो जब चुंबकीय क्षेत्र आरोपित किया जाता है तो सारे जो डोमेन है का चुंबकत्व का योग कुल चुंबकत्व होता है, कुल चुंबकत्व होता है। ठीक है, अगर एक डोमेन को अगर मैं दिखाऊं तो सपोज करो एक डोमेन को मैं ऐसे 4 लाइन से दिखाता हूं, यहां पर अभी इलेक्ट्रॉन इधर उधर बिखरा पड़ा है, अभी कोई फिक्स नहीं है कहीं भी। लेकिन जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई होगा, एक डोमेन का जो 4 भाग मैंने दिखाया है, सपोज करो चारों इस दिशा में व्यवस्थित हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि एक डोमेन में जब ऐसा हो सकता है तो ऐसे हजारों करोड़ों डोमेन हैं, उन सब में ऐसा होगा, तो सबके मैग्नेटिक मोमेंट का योग जो होगा वो इस तरह से दिखाई देगा। और मज़ेदार बात यह है कि आप एक अंतर समझें कि अगर हम इस लौह चुंबकीय पदार्थ की खास बात, लौह चुंबकीय पदार्थ की एक खास बात और है कि अगर आप लौह चुंबकीय पदार्थ में चुंबकीय क्षेत्र अप्लाई किए तो बहुत जल्दी वो अपने एक लाइन में व्यवस्थित हो जाता है, बिल्कुल अनुचुंबकीय जैसा, एक पैरेलल व्यवस्थित होगा। लेकिन पैरेलल क्या होगा, यहाँ केवल सब इंडिविजुअल नहीं है, इंडिविजुअल पहले कुछ एटम अपने ग्रुप बनाएंगे जिसको डोमेन, फिर डोमेन अरेंज होगा, जिससे क्या होता है वैल्यू काफ़ी बढ़ जाता है। अच्छा, दूसरा चीज़ ये कि चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने पर इसमें मैग्नेटिज्म तो आ जाता है, ये ऑब्वियस है, आता है, लेकिन जब इसमें बहुत हाई वैल्यू आता है पहला, और दूसरा कि अगर चुंबकीय क्षेत्र हटा दोगे तो अनुचुंबकीय में 0 हो जाता था, लेकिन फेरोचुंबकीय में, लौह चुंबकीय में वो पूरी तरह 0 नहीं होता। कहने का मतलब ये है कि एक बार चुंबकित होने के बाद इसके चुंबकीय क्षेत्र को, बाहरी चुंबकीय क्षेत्र को हटा भी दोगे तो भी ये पूरी तरह अचुंबकीय नहीं होता, ये पूरा इसका चुंबकीय क्षेत्र 0 नहीं आता। मैं क्या बोल रहा हूँ भाई, वापस बोलता हूँ अगर नहीं समझ में आया हो। मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर बाहर अनुचुंबकीय में क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र अप्लाई करो, वो एक लाइन में व्यवस्थित हो जाता है, चुंबकत्व आ जाता है उस पदार्थ में। लेकिन लौह चुंबकीय में भी वही होगा कि चुंबकीय क्षेत्र अप्लाई करेंगे, वो एक लाइन में व्यवस्थित हो जाएगा, सारे जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो, और एक बड़ा चुंबकत्व आ जाएगा। लेकिन अनुचुंबकीय में क्या होता था, जैसे ही चुंबकीय क्षेत्र हटाओगे वो वापस अपनी स्थिति में आ जाता है। लेकिन इसमें चुंबकीय क्षेत्र हटा भी दोगे तो भी ये कुछ हद तक व्यवस्थित ही रहता है, मतलब लंबे समय तक मैग्नेटाइज रहता है कोई भी फेरोचुंबकीय पदार्थ, ये बात बोल रहा हूँ। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ, चुंबकीय क्षेत्र को हटा देने पर भी लौह चुंबकीय पदार्थ, चुंबकीय क्षेत्र को हटा देने पर भी लौह चुंबकीय पदार्थ, चुंबकीय क्षेत्र हटा देने पर भी लौह चुंबकीय पदार्थ, क्या लौह चुंबकीय पदार्थ चुंबकित रहते हैं, चुंबकित रहते हैं, होते हैं, लिख देता हूं। ठीक है, क्या बोला भाई, चुंबकीय क्षेत्र हटा देने पर भी लौह चुंबकीय पदार्थ चुंबकित होते हैं। कहने का मतलब 0 मैग्नेटिक फील्ड पर भी वो चुंबकित होता है, एक बार मैग्नेटाइज हो जाए उसके बाद। तो यही तो इसकी खासियत है ना। तो अब ये तो भाई बहुत सारी चीज़ें हमने बोल दिया, और भी हम बात करते हैं इस पर, पहले इतना नोट कर लें। मैं ये बोला कि चुंबकीय क्षेत्र को हटा देने पर भी, चुंबकीय क्षेत्र लाने पर ये चुंबकित हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र हटा देने पर अन्य का चुंबकत्व खत्म हो सकता है, लेकिन इस पदार्थ का चुंबकत्व खत्म नहीं होता। जब हम इसको शिथिलन बोलते हैं एक तरह से, हिस्टेरेसिस। कैसे होता है बता रहा हूँ। सपोज करो ऐसा मैं एक कर्व बनाता हूँ, ठीक है। इस कर्व में क्या हुआ कि ये क्या है, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड H, और ये है उत्पन्न मैग्नेटिक फील्ड है, मान लो M से दिखाता हूँ, मैग्नेटाइजेशन सपोज, ठीक है। ये अप्लाइड है, बाहर से आरोपित करेंगे, चुंबक को लगाएंगे वो है, और ये खुद पर जो आएगा, पदार्थ पर जो आएगा उसके बात कर रहे हैं। तो देखो पहले क्या होता है, यहाँ पर अगर इसको 0 भी रखोगे तो भी ये
जीरो नहीं होता, हाई वैल्यू से शुरू होता है। ये लीजिए, बिल्कुल पीछे भी वैसे ही। ऐसे। तो ये कर्व को आप देखिए, इस कर्व में जीरो मैग्नेटिक फील्ड, अप्लाइड फील्ड को जीरो रखें, उसके बावजूद भी जो इंड्यूस्ड फील्ड है, इंड्यूस्ड फील्ड को कई बार एम कई बार बी से दिखाते हैं। तो देखो यहाँ जीरो से शुरू नहीं हुआ, ये कुछ हाई पॉजिटिव वैल्यू से जीरो शुरू हुआ और फिर बढ़ते बढ़ते कांस्टेंट हुआ। फिर अगर देखोगे तो अचानक अगर नेगेटिव डायरेक्शन में इसका वैल्यू लगाओगे या इधर लगाओगे वैल्यू को, तो देखोगे अब इधर -h में आ जाओगे तो भी ये -m जो होता है वो भी जीरो से शुरू नहीं होता, वो भी ऐसा हाई आता है, मतलब कुछ वैल्यू के साथ आता है। तो चाहे पॉजिटिव डायरेक्शन में देखो चाहे नेगेटिव डायरेक्शन में। तो ये क्या बोला गया, इसी को बोलते हैं ये शिथिलन, हिंदी में शिथिलन। इस कर्व को क्या बोलते हैं, शिथिलन, शिथिलन कर्व, या इसको हिस्टेरेसिस बोलते हैं, हिस्टेरेसिस कर्व। ये जो दिखा रहा हूँ वो। और हिस्टेरेसिस कर्व किसके किसके बीच खींचा जाता है भाई, H वर्सेस M। कहने का मतलब है आरोपित चुंबकीय क्षेत्र और उत्पन्न होने वाले चुंबकीय क्षेत्र के बीच के कर्व को हिस्टेरेसिस कर्व कहा जा रहा है। अब ठीक है, हिस्टेरेसिस कर्व हम किसको बोले हैं वो सब हमने क्लियर कर दिया है, लेकिन ये आपको समझना पड़ेगा थोड़ा सा कि यहाँ जीरो वापस आने पर, जीरो क्षेत्र पर आने पर भी ये वैल्यू जीरो नहीं होता। इसको ऐसे वापस लाओ, उल्टा एक बार चुंबकित कर लो फिर उल्टा ऐसे लाओ, तो यहाँ जीरो नहीं टच करता। क्यों, अब यहाँ इतना जो है वो रेमिनेंट मैग्नेटिक फील्ड कहलाता है। रेमिनेंट कहने का मतलब बचा हुआ, रेमिनेंट मतलब बचा हुआ। और फिर ये नेगेटिव डायरेक्शन बढ़ाओगे तो भी जीरो से नहीं शुरू होता, एकदम से बीच में दिखेगा एक कांस्टेंट वैल्यू, फिर अचानक वही कांस्टेंट नेगेटिव साइन के साथ फिर शुरू हो जाता है। तो ये हिस्टेरेसिस लूप कहलाता है। एक चीज़ ये हो गया है ना। अब दूसरी बात और करता हूँ, ताप का प्रभाव, ताप का प्रभाव। तो पहला चीज़ ये, ताप के प्रभाव में यह क्यूरी नियम का पालन नहीं करता फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस। लेकिन अगर आप इसका ताप का कर्व देखोगे, मैं यहाँ पर कर्व बता देता हूँ ताप का। तो ये ताप है और ये काई है। तो काई का वैल्यू आप देखना, काई का वैल्यू काफ़ी हाई पॉजिटिव होता है। पहले तो मैं यहाँ काई के बारे में बता दूँ, काई का वैल्यू हाई पॉजिटिव वैल्यू होता है। किसके लिए, फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस के लिए। चाहे इसको शुरुआत में भी लिख सकते थे, इंट्रोडक्शन में भी लिख सकते थे। काई का वैल्यू काफ़ी हाई पॉजिटिव होता है। अब दूसरा चीज़, ताप का प्रभाव, टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। काई का वैल्यू जब हम टेम्परेचर के साथ वेरिएट करते हैं तो फिर क्या होता है कि एकदम हाई वैल्यू काई का होता है और हाई वैल्यू सडनली ऐसे गिरता है, मतलब इस तरह से गिरने की कोशिश करता है ना। जरा देखना, ताप आप बढ़ाओगे, हमेशा ताप बढ़ाने पर डीमैग्नेटाइजेशन होता है, ठीक है। तो ये ऐसे हाई वैल्यू रहता है, फिर एक पॉइंट के बाद वो नॉर्मल हो जाता है इस तरह से, ठीक है। कई लोग तो ऐसा भी दिखाते हैं इसको, ऐसे, ये लीजिए, इस तरह से हो जाता है। तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं क्यूरी ताप। इसको यहीं दिखा देता हूँ, ये क्यूरी ताप है और ये टेम्परेचर है, इसको क्यूरी ताप बोलते हैं। क्यूरी ताप क्या है, वह ताप जिसके ऊपर ये फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस किस तरह बिहेव करने लग जाए, पैरामैग्नेटिक की तरह बिहेव करने लग जाए। तो क्यूरी ताप का पालन यहाँ तक नहीं करता, इसके बाद एक पॉइंट के बाद क्यूरी नियम का पालन करने लग जाता है। तो यहाँ पर बोल सकता हूँ कि आफ्टर सर्टेन टेम्परेचर, कुछ निम्न फिक्स ताप के बाद यह क्यूरी नियम का पालन करता है। क्यूरी नियम का पालन करता है ना। तो याद रखना, क्यूरी नियम का पालन जिस ताप से शुरू करता है उस ताप को क्यूरी ताप बोलते हैं, और इस ताप के बाद का व्यवहार पैरामैग्नेटिक हो जाता है, उससे पहले वो फेरोमैग्नेटिक की तरह होता है। ठीक है, क्लियर है भाई। हाँ, ताप का प्रभाव काफ़ी हो गया, डोमेन सिस्टम भी हो गया। अब लगभग मैंने सारा चीज़ कर दिया है, बस इतना ही देखें और कुछ नहीं है इसके अंदर में। हाँ, ये अगर पैरामैग्नेटिक होता तो अगर तुलनात्मक रूप से बोलोगे तो ये ऐसे पैरामैग्नेटिक ऐसे जाता, लेकिन फेरोमैग्नेटिक ऐसे जाके ऐसे आया है। ठीक है भाई। हाँ, अब कैलकुलेशन की अगर बात आप जानना चाह रहे हैं तो कैलकुलेशन एज लाइक पैरामैग्नेटिक है। सेम फार्मूला से कैलकुलेट हो सकता है काई का वैल्यू, उसके लिए फार्मूला नया बदलने की जरूरत नहीं है, वही फार्मूला सेम काम आएगा। ठीक बात।
चले नोट करें इतने को।